गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, या प्रकाश का जो अपने पास में है अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो इसमें यदि हम बात करें कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे प्रकाश हवा में आया या निर्वात में आया और जल में चला गया, या हो सकता है हवा में आया या निर्वात बोलते हो उसमें आया और किस में चला गया, कांच में चला गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब जिस पथ पे वो जा रही थी उस पथ से हट के वो साइड में हट जाती है उस पथ से। तो प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश किरण की जो अपने पथ से विचलित होने की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें कि जो यदि हम इसको लिखना चाहें कि जैसे मान लो कि जैसे अपने पास में ये क्या है, यहां पर एक माध्यम है फर्स्ट, माध्यम है यहां फर्स्ट, और यहां आपके पास में माध्यम है सेकंड। ठीक है, अपने पास में क्या है, दो माध्यम है। जब प्रकाश किरण इस माध्यम से आए और इस माध्यम में जाए तो प्रकाश किरण, जैसे मान लो कि जैसे ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और वो ये सीधी जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना जाके या तो इस साइड में चली जाए या इस साइड में चली जाए। तो प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें कि जब प्रकाश किरण है वो जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहां पर ये जिस पॉइंट के ऊपर जिस माध्यम में घुसेगी, फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम में, तो वहां पर मैं क्या ले लेता हूं, अभिलंब ले लेता हूं, नॉर्मल। ठीक है, तो आपको इस बात का मालूम है कि नॉर्मल और ये है आपके पास में आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, आपतित किरण, और ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के अंदर कौन हो गया, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण, जिसको तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, आई से। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण जानी तो ये ऐसे सीधी चाहिए थी, ठीक है, और लेकिन ये जैसे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है और ऐसे चली जाती है। जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन चली ऐसे गई। तो ये जो कोण है इसको हम बोलते हैं, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये है तुम्हारा अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण हो गया अपवर्तित कोण, रिफ्रैक्शन एंगल स्मॉल r। यहां आपको मालूम है कि कोण I की वैल्यू कोण R से ज्यादा है। ठीक है ना, कोण I की वैल्यू इज ग्रेटर देन एंगल R। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण आपतन कोण की वैल्यू अपवर्तन कोण R से ज्यादा होती है, या आपतन कोण का मान अपवर्तित कोण की तुलना में ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रकाश जो किरण है उसका चाल या उसका वेग कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसका चाल कम हो जाता है। मतलब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसका जो अपवर्तन कोण है कम होगा, और अपवर्तन कोण कम होगा तो उसकी चाल भी क्या होगी, कम होगी। और यदि अपवर्तन कोण की वैल्यू ज्यादा होती तो चाल भी क्या होती, ज्यादा होती। जैसे हम देखें अपने पास में क्या है कि जैसे ये अपने पास में ये क्या है, कोई सरफेस है, इस साइड में माध्यम एक है और इस साइड में माध्यम दूसरा है। इस साइड में जैसे मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। ठीक है, अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या करती है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जैसे प्रकाश किरण ये आ रही है ऐसे, ठीक है,
और ये तुम्हारा क्या हो गया, अभिलंब। ये आपतित प्रकाश किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया रे, अभिलंब। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपतन कोण होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, आई। तो आज प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाती और वो कहां चली जाती है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। और ये कोण क्या हो गया, आर। ये कोण क्या हो गया रे, आर। आज कोण आई आपतन कोण है और अपवर्तित कोण आर है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में क्या है, कम है। या ऐसे बोल सकते हो कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, ज्यादा होगी या बढ़ जाती है, इसका वेग बढ़ जाता है। इसमें तो वेग कम होता है और इसमें वेग ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे को जो काम की बात है वो ये है, लिख लेना तुम चाहे नोट लगा के, कि यहां पर जो अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो प्रकाश की चाल में उत्पन्न परिवर्तन होता है। क्या है, यहां जो अपवर्तन है, अपवर्तन की घटना का जो मुख्य कारण होता है क्या होता है, प्रकाश की चाल में उत्पन्न परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे हमने परावर्तन में पढ़े थे, अपवर्तन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम इसके नियम के बारे में देखें तो इसके अंदर नियम की यदि हम बात करें, एक नियम तो दिया था स्नेल भाई साहब ने। किसने दिया था, स्नेल भाई साहब ने। एक नियम की तो यदि मैं बात करूं तो देखो, इसमें हमने ये देखा था कि प्रकाश किरण ऐसे आई और कुछ ऐसे चली गई। ये प्रकाश किरण आने वाली और ये अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है ना। और ये तुम्हारा अभिलंब, ये कोण आई और ये कोण आर। ये जानी ऐसे चाहिए थी, ये जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक है। ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड। वैसे तुम्हारे को मालूम है, नॉर्मली मैंने अभी बता दिया कि ये कहां से कहां जा रही है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तभी तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई। तो इसके नियम की बात कर रहे थे, तो अभिलंब, आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों बिंदुगामी होते हैं। तीनों क्या होते हैं, बिंदुगामी, मतलब तीनों एक ही बिंदु से गुजरेंगे। दूसरी बात ये ऐसे भी बोल सकते हो कि ये तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। तल की बात समझ में आ गई। ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये अभिलंब ऐसे है, तो ये ऐसे झुकेगी, ना कि इस बोर्ड के बाहर की ओर आ जाएगी। आगे बात समझ में, जिस लाइन में वो आ रही है उसी लाइन में अपवर्तित होगी, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये थोड़ा ऊपर उठती है या नीचे उठती है, ठीक है। तो ये एक नियम तो ये हो गया। दूसरा, उस भाई साहब ने, स्नेल भाई साहब ने बोला था कि ये आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या तो जानते हो ना, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, ठीक है ना। तो साइन तो होता है, साइन को तो हम क्या बोलते हैं, ज्या। कोस को क्या बोलते हैं, कोज्या, ठीक है ना, हिंदी नाम है ये इनके। और जो टैन होता है उसको बोलते हैं स्पर्शज्या, ठीक है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्या की। किसकी बात कर रहे हैं, ज्या की। ज्या मतलब साइन के बारे में बात करूंगा। तो स्नेल भाई साहब ने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास में क्या है, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब हो गया, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब है, ये ऐसे कहना चाहता है, आपतन कोण की वैल्यू आई है ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन आई। क्या लिखेंगे, साइन आई, ठीक है ना। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको तुम क्या बोलोगे, साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात है वो नियत होता है। उसने क्या बोला कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात नियत होता है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियत, इज इक्वल टू नियत। और उसने नियत भी बता दिया है कि किसके बराबर होगा, और उसने नाम दिया उसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि यहां जो साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर होगा, म्यू 2 बटे म्यू 1, म्यू 2 बटे
μ1, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ21, ठीक है ना, μ21, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ21, ठीक है ना। इसमें ये क्या होता है कि ये जो अपवर्तनांक है ये दूसरे वाले माध्यम का है, जो इसके जस्ट पास में होता है उसका अपवर्तनांक होता है और इस वाले के सापेक्ष होता है। ये दूर है तो इसके तो सापेक्ष हो गया, और ये जो इसके पास में उसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष, ठीक है ना। उसने बता दिया कि इन दोनों का जो अनुपात है वो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक जो किसके पहले के सापेक्ष है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। ये उसका क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। इस नियम को हम किसका, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, नियत, और नियत कौन होता है वहां पर, अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना, किसकी बात करें हम, अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार से क्या है अपने पास में, प्रकाश की चाल का, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का मापक ही होता है। क्या होता है, प्रकाश की चाल का क्या होता है, मापक ही होता है किसी माध्यम में, ठीक है। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या होता है, निर्वात होता है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, सापेक्ष बात समझ में आ रहे हो। जैसे तुम भी चल रहे हो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और मैं भी चल रहा हूं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप चल रहे हो 2 किलोमीटर पृथ्वी के सापेक्ष, भाई पृथ्वी स्थिर है और तुम उसके ऊपर 2 किलोमीटर चल रहे हो। मैं चल रहा हूं 4 किलोमीटर पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी स्थिर है। लेकिन यदि हम आपकी और मेरी बात करें तो मैं आपके सापेक्ष 2 किलोमीटर ज्यादा तेज चल रहा हूं, तो वो अपनी दोनों की क्या हो गई, तुलना हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक की दूसरे से तुलना, जब तुलना करते हैं तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, सापेक्ष, कि ये इसके सापेक्ष। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, अपवर्तनांक की। किसकी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या अपवर्तनांक की, जिसको तुम किससे लिखते हो, म्यू से भी लिख देते हैं और इसको एन से भी लिख देते हैं, इसको एन से या ईटा से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोले हम कि निर्वात में प्रकाश का वेग या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, सी से, स्मॉल सी से, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, वो जैसे मान लो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है v, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर, अर्थात म्यू बराबर सी अपॉन वी, अर्थात म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुम ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि जो मतलब किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, ठीक है ना, वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का एक प्रकार से मापक ही है, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में, कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है। यहां से ये बात हो ही जाएगी। अब इसके बाद में यदि हम बात करें अपवर्तनांक के प्रकारों की, तो ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का, एक तो निरपेक्ष और एक सापेक्ष। एक तो क्या हो गया, निरपेक्ष और एक सापेक्ष। यहां ये जो मैं अपवर्तनांक बता रहा हूं ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताया है मैंने, यहां सापेक्ष की बात कर रहा हूं तो मैं तुलना जो कर रहा हूं किसी दूसरे से, प्रकाश की चाल से, वो उसकी चाल की कर रहा हूं, ना कि अपवर्तनांक की, ठीक है ना। यहां पर हम किसके सापेक्ष क्या देख रहे हैं, प्रकाश की चाल के सापेक्ष उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही देख रहे हैं, यहां चाल देख रहे हैं, ना कि अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो इसमें यदि हम बात करें अपवर्तनांक के प्रकारों की, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 2, एक तो निरपेक्ष और एक सापेक्ष, एक तो निरपेक्ष और एक सापेक्ष, निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। पहले निरपेक्ष की ही बात कर लेते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, ठीक है ना। तो किसी भी माध्यम का, वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अभी पहले देख लेना एक बार। अब हमने क्या देखा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक c अपॉन v होता है, कितना होता है, c अपॉन v। यदि मैं निर्वात की ही बात करूं तो यहां पर, तो निर्वात में प्रकाश की चाल v बराबर कितनी हो जाएगी, निर्वात में v बराबर c,
क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल v की वैल्यू कितनी होती है, c होती है। तो यहां से म्यू बराबर c अपॉन सी, c से c कैंसिल, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। ठीक है। अब यहां से हम बात कर रहे हैं किसकी, निरपेक्ष की। किसकी बात कर रहे हैं, निरपेक्ष की। तो किसी भी जो माध्यम है उसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक या म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, हो जाएगा। जैसे अब तो हम बात करें, इसके लिए एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल के तौर पे तुम यदि बात करते हो कि जैसे तुम बात कर लो किसकी, ग्लास की। किसकी बात कर लो, ग्लास। ग्लास मतलब शीशे की, ठीक है ना, कांच की। तो उसमें यदि मैं बात करूं म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2, मतलब 1.5। कितना होता है, 1.5। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं म्यू ऑफ वाटर, ठीक है ना, किसका, जल का अपवर्तनांक, तो उसकी वैल्यू होती है 4/3, 4/3। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, 1.33। ठीक है ना। फिर इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, डायमंड की। किसकी बात करते हो, डायमंड की। तो म्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.4। ठीक है ना। ये हमने किसी दूसरे का नहीं लिया, किसी और के सापेक्ष बात नहीं की है, ओनली हमने किसकी बात की है, ग्लास की, सिंगल ग्लास की। फिर किसकी बात की है, वाटर की। फिर किसकी बात की हमने, डायमंड की। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, सापेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करें, सापेक्ष अपवर्तनांक की। दूसरे नंबर पे बात करते हो तुम किसकी, सापेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करते हो, सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो इसमें यदि तुम क्या बात करते हो कि किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया गया अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का ज्ञात किया गया, किसी दूसरे माध्यम का ज्ञात किया गया, जो भी तुम लिखो उसमें क्या होगा, दो माध्यम होंगे, तो एक के सापेक्ष दूसरे का होगा या दूसरे के सापेक्ष एक का होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है या सापेक्ष ज्ञात किया गया अपवर्तनांक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें यहां पर सापेक्ष अपवर्तनांक की, तो इसमें अपने को दो माध्यमों के अपवर्तनांक लेने पड़ेंगे, जिसको किसी को हम एक को नाम देंगे 1 और एक को क्या देंगे 2। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर दें, जैसे म्यू 1 और 2, मतलब यहां पर जो मैंने इसके पास में लगाया उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं हमेशा। तो ये 1 का किसके सापेक्ष, 2 के, तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू 1 बटा म्यू 2, म्यू 1 बटा म्यू 2 लिख देंगे, म्यू 1 बटा म्यू 2 लिख देंगे। ठीक है ना। या फिर तुम इसको यदि दूसरे का चाहिए तुम्हारे को, तो म्यू 2 और 1 को यहां पर लिखोगे, तो मतलब दूसरे का पहले के सापेक्ष, दूसरे का पहले के सापेक्ष, तो इसको तुम क्या लिखोगे, म्यू 2 बटा म्यू 1, म्यू 2 बटा म्यू 1, ये हो जाएगा। यहां से तुम्हारे को वैसे मालूम है, यहां मालूम था, अभी हमने देखा था, म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। सी जो प्रकाश की चाल है निर्वात में, उसकी वैल्यू तो फिक्स है सी। ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां पर यदि कोई एक माध्यम लेते हो और उसमें चाल v1 है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या होगा, म्यू 1 और चाल v1। यदि कोई दूसरा माध्यम लेते हो और उसके अंदर चाल है v2, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, म्यू 2। तो यहां पर म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू मैं यहां से रखूं तो क्या हो जाएगा, बोलो,
C अपॉन V1 बटा C अपॉन V2। C से C कैंसिल, V2 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा V2 बटे V1, V2 बटे V1 हो जाएगा। ऐसे यदि यहां से तुम बात करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा C अपॉन V2 बटे C अपॉन V1। C से C कैंसिल, V1 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा V1 बटा V2, V1 बटा V2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है? चले आगे। वैसे और भी तुम इसको थोड़ा सा डीपली और देखना चाहो तो देख लेना। फिर भाई क्या देखोगे रे, चलो बता देता हूं, फिर इधर देख लेना। तभी वैसे V बराबर तुमने क्या पढ़ा, एन लैम्डा। V बराबर क्या पढ़ा, एन लैम्डा, आवर्ती। ठीक है ना, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, ये बात मैं आगे नोट करवा के लिखवाऊंगा कि आवर्ती कभी चेंज नहीं होती, आवर्ती कभी चेंज नहीं होती अपवर्तन में। तो V बराबर क्या होता है वैसे, एन लैम्डा 2 V2 के लिए, और एन लैम्डा 1, तो आवर्ती चेंज नहीं होती, एन से एन कैंसिल, तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 भी हो जाएगा। और इसके लिए यदि तुम बात करते हो तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 हो जाएगा, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना, आराम से देख लेना। फिर भी यदि कोई फास्ट हो थोड़ा बहुत तो फिर वापस एक बार बोल देना। चलो आगे। चलो तो फिर इसमें जैसे हम एग्जाम्पल देखे, जैसे इसमें एग्जाम्पल देखे थे वैसे इसमें भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख लो फिर एग्जाम्पल देखने में अपना क्या जा रहा है, बताओ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, यहां से इसको मैं हटा देता हूं एक बार और यहां देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं बात करता हूं म्यू, किसका, ग्लास का। म्यू ऑफ ग्लास किसके सापेक्ष रहे, जल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो इसको तुम क्या लिखोगे, यहां पर देखो म्यू 1 2 था ना, तो म्यू 1 को तुमने कहां लिखा, यहां पर जो था उसको ऊपर और इस साइड में था उसको नीचे, तो इसको ऊपर और इसको नीचे। इन दोनों की वैल्यू मैंने तुम्हारे को बता दी। इसकी तो होती है ग्लास की 3/2, 3/2, और इसकी होती है 4/3। ये क्या हो जाएगा, उल्टा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, उल्टा हो जाएगा। तो कर दो इसको, क्या होगा 3/2 गुणा 3/4, 3 तिया 9/4 दूनू 8। तो यहां पर क्या हो गया रे, म्यू ग्लास और वाटर के सापेक्ष। तो कितना हो गया 9/8, 9 में 8 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 2। इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि ग्लास है वो वाटर के सापेक्ष ज्यादा सघन होगा, ज्यादा सघन होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। यदि 1 से कम होती तो वो उसके सापेक्ष क्या होता, विरल होता, वो उसके सापेक्ष क्या होता, विरल होता। ठीक है, तो यहां से यदि 2 दे दें, जैसे अपने पास में कि एक सघन है और एक विरल, जैसे कांच और किसकी बात कर ले, वो कांच की बात कर ले और पानी की बात कर ले, तो यहां 2 सघन ज्यादा कौन होगा, ग्लास ज्यादा सघन होगा, और विरल कौन होगा, पानी विरल होगा। ठीक है, इसको जो तुम है, इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, वो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू ग्लास, जैसे यहां पर 2 लिखा था ना, मैंने अभी बताया था आपको। चलो कोई बात नहीं, म्यू ग्लास और यहां पर वाटर, इसको तुम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको तुम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट अपवर्तनांक दे तो, डायरेक्ट अपवर्तनांक दे तो तुम्हारे को वो चाल के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। किसके अकॉर्डिंग, चाल के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। तो तुम्हारे को यहां पर मालूम है चाल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बोलो, ये रहा। जैसे तुम क्या कर सकते हो कि जैसे वो म्यू 2 1, म्यू 2 1 कि म्यू 2 1 कर लो, या म्यू पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे को बताया था, क्या आया था आपके पास में, बोलो, V2 अपॉन V1 आया था, या तुमने इसको क्या लिखा था, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से उन दोनों की वेलोसिटी दे तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तुम दोनों की रख दोगे, और उसके लिए भी क्या हो जाएगा कि एक का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा। यदि वो लैम्डा के अकॉर्डिंग बात करता है तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा के अकॉर्डिंग वैल्यू यहां रखोगे और फिर उनका अपवर्तनांक आ जाएगा। जैसे वो बात करता है किसके लिए, रेड कलर के लिए, कि रेड कलर का अपवर्तनांक ज्यादा होगा या वॉयलेट कलर का, बैंगनी रंग का,
तो तुम्हारे को मालूम है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे इसमें और भी मैं थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा और चलो तो देख लो इसमें क्या होगा, ठीक है ना, ये 2 1 हो जाएगा। यहां से देखो मैं बात करूं कि अपने पास में म्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन V, म्यू बराबर C अपॉन V होता है, ठीक है। वैसे ये नोट करके अभी मैं नोट लिखवाऊंगा उसमें लिखवा दूंगा वैसे, तो C अपॉन V होता है और C अपॉन V बराबर n लैम्डा होता है। तो यहां से जो म्यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा होता है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम उसका अपवर्तनांक ज्यादा, और जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू ज्यादा उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ स्पेशल पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। हम इसके स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इनके स्पेशल पॉइंट की, वैसे तुमने देख लिया, क्या देखा तुमने कि जो म्यू है वो एक प्रकार से क्या है, दो चालों का अनुपात है। एक तो ऊपर तो हमने प्रकाश की चाल लिया और नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल ली, ठीक है ना। तो ऊपर भी प्रकाश की चाल और नीचे भी प्रकाश की चाल, मतलब म्यू बराबर C अपॉन V। इसका जो मात्रक होगा वही मात्रक सेम इसका, ठीक है ना। तो यहां से इसका मात्रक इसके मात्रक से कैंसिल। तो ये जो अपवर्तनांक है या जो म्यू है वो कैसी है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट नंबर पे यदि हम बात करें तो जो अपवर्तनांक है वो मात्रकहीन और कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें अपवर्तनांक की, जो अपवर्तनांक है वो माध्यम की प्रकृति पर और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या है, अपवर्तनांक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो माध्यम की प्रकृति पर और दूसरा प्रकाश की वेवलेंथ पर, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इसके बाद में यदि हम बात करें जो अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है ना, अपवर्तन की घटना के अंदर क्या होता है, एक तो प्रकाश का वेग, एक तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की तीव्रता, तीन बातें इसमें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। क्या 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 बोला रहे, एक तो हमने क्या बोला, प्रकाश का वेग, एक तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, और तीसरी बात हमने क्या बोली, तीव्रता। तीनों क्या होती हैं, बदल जाती हैं। यहां जो तीव्रता बदलने का कारण है वो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जैसे तुम बात कर लो किसकी, कोई पारदर्शी अपने पास में शीशा होता है, कई जगह देखा होगा, कई ऑफिसों के बाहर, कई स्कूलों में भी, अपने जैसे स्कूल में भी लगा हुआ है। तो उसमें यदि हम देखते हैं तो अपने को आर पार दिख जाता है, दिखता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो उसके सामने आर पार दिखता है लेकिन उसके सामने जाकर अपने बाल आराम से मुस्कुरा के संवार लेते हैं, ठीक है ना, आराम से मुस्कुरा के संवारते हैं वो। तो उनको वो तो उसमें तो आर पार दिखता था ना, संवारे कैसे उन्होंने बाल, तो मतलब उसमें से क्या हो रहा है कि कुछ परावर्तन भी हो रहा है, कंप्लीट अपवर्तन नहीं हो रहा, वहां पर कुछ क्या हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है, और कुछ वहां पर अवशोषण भी होता है, ठीक है ना। तो तीव्रता परिवर्तित होने का जो कारण है वो बात समझ में आ गया कि जो प्रकाश है उसका अपवर्तन के साथ साथ कुछ भाग या आंशिक रूप से उसका क्या होता है, परावर्तन भी होता है, कि अपनी आंखों से जो प्रकाश किरणें या अपनी आंखों से जो जाती हैं उनको देखने के लिए, या जो वेवलेंथ मतलब आती है, तो जैसे कांच के अंदर तुम देखोगे तो कुछ जो हैं अपने पास से जो जाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, दर्पण के वो जो कांच है पारदर्शी, ठीक है ना, उसके आर पार चली जाएंगी, लेकिन कुछ उससे टकराकर वापस अपनी आंखों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से अपनी खोपड़ी या अपना जो चेहरा है वो भी उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है ना। तो उसकी ये वजह हो गई, तीव्रता परिवर्तित होने का कारण आ गया बात समझ में, कि अपवर्तन के साथ साथ में आंशिक रूप से उसका क्या होता है, थोड़ा बहुत परावर्तन भी होता है, और क्या होता है, उसका अवशोषण भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो सबसे काम की बात है वो मैं बता दूं आपको, पहले बता चुका, ठीक है ना, वो है आवृत्ति। प्रकाश की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, इसमें नो चेंज, इस चीज को तुम ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आवृत्ति नो चेंज होगी, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी। इसके बाद में हम बात करें, अभी मैंने बता दिया था आपको कि म्यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा होता है, म्यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कम, और जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू
कम, उसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए, किसके लिए मैं बात करूं, बैंगनी रंग के लिए, तो जो बैंगनी रंग है उसकी जो वेवलेंथ है, उसके लिए जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या होती है रे, सबसे कम। वेवलेंथ क्या होती है, बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो जो इसका अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा। इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगा, सबसे ज्यादा। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, दृश्य प्रकाश के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश के लिए। फिर यदि मैं बात करूं किसके लिए, जैसे लाल कलर के लिए, लाल रंग के लिए, तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि जो अपवर्तनांक है वो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का पालन करता है। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करता है। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है ये भी बता देता हूं, बता ही देता हूं तो ठीक है। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे μ21 गुणा इसका जस्ट उल्टा देखूं μ12, तो इन दोनों का गुणनफल 1 आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये बात सही है क्या, सही है? देख लो एक बार, अपने को इस बात का मालूम है कि μ21 इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 बटा μ1। ठीक है ना, और बोलो, और यदि μ12 लिखूं तो इसको क्या लिखोगे तुम, μ1 बटा μ2। तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो इसको, μ21 गुणा μ12। इसकी जगह μ21 की जगह तो क्या लिखोगे तुम, ये वाली बात क्या लिखोगे, μ2 बटा μ1 गुणा μ12 की जगह μ1 बटा μ2। μ1 से μ1 और μ2 से μ2 कैंसिल, और कितना बचा रहा है, 1। और यही बात हमने लिखी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हो गया। इसको तुम यहां से ऐसा भी लिख सकते हो कि μ12 ये गुणा में है 21, इसको इस साइड में भेजू तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 1 बटा μ21। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो जो अपवर्तनांक है वो उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। और किस प्रकार डिपेंड करता है वो मैं बता देता हूं, म्यू प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर। ठीक है ना, यदि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा तो म्यू की वैल्यू कम, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी रे, कम होगी। आ गई बात समझ में, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में अपवर्तनांक के लिए कोसी फॉर्मूला और है, कोसी भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया था वो और बता देता हूं। इसके बाद में इसके सारी स्पेशल पॉइंट अपने पास में खत्म है। और उसने क्या बोला कि जो म्यू होता है, उसने क्या बोला, उसने कि जो अपने पास में म्यू होता है वो होता है a/λ की पावर 0, लैम्डा की पावर 0 प्लस b/λ की पावर 2। देखो मैं लैम्डा ऐसा भी लिख सकते हो और मैं ऐसा लिखता हूं, आदत पड़ गई मेरी, बुरा ना मानना, प्लस c/λ की पावर 4, 0 2 4 6 ऐसा ही चलेगा। ठीक है ना, और ये ऐसा हो गया। किसी की पावर 0 करो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ए में 1 आप भाग दोगे तो ए ही आएगा। तो इसको तुम मॉडिफाई रूप से ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस b/λ की पावर 2 प्लस c/λ की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है ना, इसी के साथ में ये तुम्हारा अपवर्तन खत्म और ये चौक भी खत्म हो गया। बाकी बातें करेंगे हम अपवर्तन के जो इसके रिलेटेड जो भी हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, कांच की सिले में जो पार्श्व विस्थापन है वगैरह है। ठीक है ना, इसके जो उपयोग वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है, ओके बाय।